क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा है दूसरा, दो ध्रुवीयता का अंत, और इसका पार्ट है ये तीसरा। इसमें हम दो टॉपिक मेनली पढ़ेंगे, एक तो गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध, और दूसरा है हमारा टॉपिक CIS। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और यहाँ पे आप न्यू सिलेबस एक बार देख लो CBSE का, और ध्यान से इसे समझो। सोवियत संघ का विघटन करा दिया है, यूनिपोलर वर्ल्ड जो था यानी कि आपका एक ध्रुवीय विश्व, ये भी करा दिया है। मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान जो है ये भी आपको कराया जा चुका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गल्फ वॉर और जो आपका ये CIS है, ये दो टॉपिक कर देंगे। और आगे के जो अरब स्प्रिंग वाले टॉपिक है वो ऑलरेडी कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है आज का है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध जो है इसे आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है। और ये पहले आपका चैप्टर नंबर 3 में होता था, बट आपका चैप्टर नंबर 3 डिलीट कर दिया गया है, तो इस टॉपिक को वहां से हटाकर चैप्टर नंबर 2 में जोड़ दिया, तो आपको चैप्टर 2 में ही इसको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, ये आपके सामने जो नक्शा है, ये विश्व का मानचित्र मैंने आपके सामने रखा हुआ है, मैप। आप इसे ध्यान से देखिए। अब इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूं और केवल वही वाला हिस्सा लूंगा जिसकी हमें जरूरत है। ध्यान से देखिए, ये है हमारा भारत। ठीक है, भारत से हम बगल में आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है पाकिस्तान, और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ब्लैंक मैप लिया है, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आप अफगानिस्तान से इधर आओगे तो आपको मिलेगा ईरान। ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, और ईरान से फिर इसके बगल में आते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है इराक, और इराक के नीचे अगर आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे, तो ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे है कुवैत। मैं इधर ही लिख देता हूँ कुवैत। ठीक है, और ये है सऊदी अरेबिया। और आप इससे और नीचे आओगे तो आपको यमन मिलेगा, इधर आओगे तो आपको ओमान मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा मैप है। तो ये जो है एक तरह से हम इनको खाड़ी देश और खाड़ी युद्ध से रिलेटेड मानते हैं। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था और इनके बीच में जो हुआ था, इराक और कुवैत को लेकर जो मुद्दा उठा था, और जिसको फिर USA जिसमें आ गया था, और ये जो चला पूरा का पूरा जो युद्ध है, इसको खाड़ी युद्ध कहा जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध। तो बिल्कुल आपको मैप में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखिए, दोबारा से मैप देखिए, यहाँ पे हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि भाई इधर की तरफ हमारा ईरान है, और इधर की तरफ आते हैं तो इराक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इराक आ जाता है और यहाँ पे कुवैत आ जाता है। तो इराक ने क्या करा था, कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया था, और जब इसने अपने कब्जे में लिया कुवैत को, वहीं से शुरू हो जाती है एक कहानी जिसको हम पढ़ेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में। ध्यान से आपको बस इतना ही समझना है। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे। प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि आपका फर्स्ट गल्फ वॉर। देखते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखिए, 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, इराक कुछ इस प्रकार से था, और उसके नीचे बिल्कुल छोटा सा देश जो था वो कुवैत था। आप देख चुके हैं अभी मैप में। तो इराक ने क्या करा, कुवैत पे अपना कब्जा जमा लिया। अब भाई ऐसे में इराक को समझाया गया, बहुत समझाया कि अपना कब्जा जो है वहां से हटा लो और कुवैत को क्या करो, स्वतंत्र कर दो। लेकिन इराक जो था, सद्दाम हुसैन, वो मानने वाला तो था नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, UNO ने दखल दी इसमें और बल प्रयोग की अनुमति दे दी कि UNO ने ये कहा, चाहे जो हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, पर इसको कुवैत को क्या करो, आज़ाद कराओ। अगर इराक नहीं मानता है तो सीधा गोली बारूद जो करना हो उड़ा दो इराक को, पर इसको आज़ाद कराओ, यानी कि बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अब ये जो फैसला था UNO का, ये बहुत ही हैरान करने वाला फैसला था। ठीक है, इसको एक नाटकीय फैसला कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि इसको नाटकीय फैसला क्यों कहा जाता है। तो आप देखो वो डेट 24 अक्टूबर 1945 को बना था UNO, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। और इस संगठन ने पिछले, अगर आप यहाँ पे 1990 की बात करें तो लगभग 45 वर्ष की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लगभग 45 वर्षों में UNO ने कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था कि सीधा ये कह दिया हो कि बल प्रयोग की अनुमति है, जाओ उसको आज़ाद कराओ। तो ये नाटकीय फैसला था। पिछले 45 वर्षों में UNO ने कभी भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। ठीक है, तो ये बहुत हैरान करने वाला था। जॉर्ज बुश जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने इसको क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था का नाम दे दिया कि ये नई विश्व व्यवस्था शुरू हो गई है। और युद्ध हुआ। इस युद्ध में 34 देश शामिल हुए। 34 देश की मिली जुली सेना की बात करें तो लगभग 6,60,000 सैनिक जो थे, इन्होंने इस युद्ध में अपना हिस्सा लिया, भाग लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 34 देश हम पढ़ रहे हैं, पर ये 34 देश मत समझना, इसमें जो सबसे मेन है वो अमेरिका है, और बाकी के जो आप देश मानोगे वो उनका योगदान कम है। मेन जो इस युद्ध को लीड कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, ठीक है। कहने के लिए 34 देश हैं, पर इसमें जो मुख्य है वो अमेरिका है। तो अमेरिका के जो जनरल थे जिनका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़काउ, ये थे इसके मेन लीडर, ठीक है। ये इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। और इस वैसे तो ये यूएनओ का सैन्य अभियान कहा जाता है, पर नाम मात्र का यूएनओ का समझो, मेन ये अमेरिका का ही माना जाता है। तो यूएनओ का ये जो ऑपरेशन था इसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान जो यूएनओ का ऑपरेशन था उसको क्या नाम दिया गया था। ऑपरेशन का मतलब अभियान होता है, ठीक है। यानी ये जो युद्ध अभियान था इसको क्या नाम दिया गया था, तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से हम जानते हैं। सिंपल है। आगे देखो, इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, कोई ऐसे वैसे बम नहीं, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। और पूरी दुनिया में लाइव जैसे मैच दिखाया जाता है ना, उस तरीके से इस युद्ध को लाइव दिखाया जा रहा था। और देख रहे थे भाई कि किस तरीके से अमेरिका की सेना और बाकी देशों की सेना मिलके इराक के सैनिकों को मतलब उसको परास्त कर रहे हैं, किस प्रकार से वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा लाइव दिखाया गया था। इराक के जो राष्ट्रपति थे वो मानने वाले तो थे नहीं, उन्होंने क्या बयान दिया कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। यानी इन्हें पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर कि शायद ये जीतेंगे या कुछ भी हो, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। जबकि अमेरिका ने बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया था इराक को। इराक जो था ये युद्ध हार गया। और इससे हमें एक बात पता लगती है कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है ना, वो दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य क्षमता है। स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, ठीक है, और इसका जो लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है। अभी तक मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो बहुत ही साधारण होते थे, आप आराम से जवाब देते थे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि ये कोई मैच थोड़ी ना था जो इसको लाइव दिखाने की जरूरत थी, तो फिर आखिर इसे लाइव क्यों दिखाया जा रहा था? क्या कारण था जो अमेरिका के इस युद्ध को, इराक पे जो उसकी सेना को हराया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, तो इसका लाइव प्रसारण दिखाने की जरूरत क्या थी, क्यों दिखाया जा रहा था? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। पहला क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो से। तो यहाँ से आपको प्रथम खाड़ी युद्ध अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार से क्या हुआ। फिर से बता देता हूँ, इराक ने कुवैत पे कब्जा करा, उसको समझाने बुझाने की कोशिश की गई, नहीं माना तो यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। 45 सालों में यूएनओ ने कभी इतना बड़ा फैसला नहीं दिया था, इसलिए इसको नई विश्व व्यवस्था या नाटकीय फैसले के रूप में देखा जाता है। 34 देशों की सेना थी, 6,60,000 सैनिक थे। मेन जो लीड कर रहे थे वो नॉर्मन श्वार्ज़काउ नाम के अमेरिकी जनरल थे। और ये जो अभियान था इसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से, मतलब दिखाया गया, लाइव दिखाया गया कि किस प्रकार से अमेरिका की सेना ने इराक की सेना को युद्ध में हरा दिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। अब ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि युद्ध में मुनाफा कैसे हो गया अमेरिका को, आप भी सोच रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में जो रकम अमेरिका ने खर्च की उससे ज़्यादा पैसे तो उसको जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से मिल गए। आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, आखिर जर्मनी, जापान और सऊदी अरब ने पैसे क्यों दिए, क्या कारण रहा होगा? ठीक है, आज मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे, कमेंट में बहुत सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, आखिर क्यों किया आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये तो था प्रथम खाड़ी युद्ध। यहां से आपका पूरा बिल्कुल सिंपल है, आसान शब्दों में समझाया, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा खाड़ी युद्ध। ठीक है, और इसको मेनली इराकी फ्रीडम या इराकी युद्ध के रूप में भी देखा जाता है। दूसरा खाड़ी युद्ध बहुत कम ही नाम यूज किया जाता है इसके लिए, लेकिन आप इसे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। देखिए, इराक पर अमेरिका का हमला, ये वही इराक है जो अभी हमने प्रथम खाड़ी युद्ध में पढ़ा था, लेकिन वो बात थी 1990 की। अब ये बात चल रही है 2003 की। तो देखिए, 19 मार्च 2003 को अमेरिका, जो कि एक ताकतवर कंट्री, ठीक है, और ये बात 2003 की चल रही है, तो यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इस समय में सोवियत संघ जो है, इसका दुश्मन अमेरिका का, वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, 1991 में ही खत्म हो गया था, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व की बात चल रही है। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। अब यहाँ पे इस अभियान का नाम भी याद रखना, वैसे आपको याद रहेगा ये दूसरा वाला ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान रखें।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी थी। अब यहाँ पे याद रखना, उस वाले पहले वाले युद्ध में यूएनओ ने खुद कहा था कि बल प्रयोग की अनुमति है, जाओ और इराक के कब्जे से कुवैत को आज़ाद करो। ये फर्स्ट गल्फ वॉर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वाले जो गल्फ वॉर की बात करें तो यहाँ पे यूएनओ ने कोई अनुमति नहीं दी है हमले की। पर अमेरिका मानने वाला तो था नहीं, अपने साथ साथ 40 और देशों को शामिल किया और कर दिया उस पे इराक पर हमला। अमेरिका ने कहा कि इराक जो है बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा है, यानी जनसंहार के हथियार बना रहा है। वो भी इतने खतरनाक हथियार बना रहा है जिससे पूरी की पूरी मानवता नष्ट की जा सकती है, यानी कि बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाएगा इराक। ऐसा कह दिया किसने? अमेरिका ने। जबकि ये सब क्या था? झूठ था। जबकि बाद में जब वहां पे देखे गए तो ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिला, ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि वहां पे कुछ ऐसा बनाया भी जा रहा था। पर अमेरिका ने तो आरोप लगाया और कर दिया उस पर हमला। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? क्यों बेवजह उस पर ऐसे हमला कर दिया? ऐसे ही हमला आपने एक और देखा था, याद होगा आपको, जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी वाला, जो चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने। तो ये पता है क्या, ये अमेरिका का वर्चस्व है कि अमेरिका नहीं मानता यूएनओ वगैरह कुछ भी। जब उसे कोई फैसला लेना होता है तो वो कर देता है फैसला, और जिस पे हमला करना होता है वो कर देता है हमला। ठीक है, वो यूएनओ पीएनओ की किसी की बात नहीं मानता है। तो यहाँ पे अमेरिकी वर्चस्व आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हमला करा? कुछ तो कारण होगा उसके पीछे, उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उद्देश्य जो थे, ये मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य जो है वो ये है कि उसके जो तेल भंडार थे, आपको पता है वहां पे तेल भंडार बहुत है, तेल संसाधनों पे अमेरिका अपना कब्जा चाहता था। एक तो ये कारण हो सकता है यहाँ पे। दूसरा क्या हो सकता है कारण? तो देखिए, इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना भी उसका उद्देश्य था। अगर मनपसंद सरकार बन जाती है तो एक तरह से इराक से जैसा मर्जी वैसा जो मर्जी वो करवा सकते हैं ये। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने बेशक से इराक को हरा दिया, युद्ध में इराक हार गया, लेकिन फिर भी यहाँ से अमेरिका की एक कमजोरी दुनिया के सामने आ गई। वो कमजोरी क्या सामने आई, ये समझिए। क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन की शेप में बना दिया इसको। इराक पर हमले से अमेरिकी कमजोरी नजर आई, यानी अमेरिका की कमजोरी नजर आई। समझाओ भाई कैसे आई? तो यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट दे के बताता हूँ। देखिए, अमेरिका जो था बहुत ताकतवर था, सभी जानते हैं, ताकतवर है भी। तो अमेरिका ने अपनी ताकत के दम पे, हथियारों के दम पे इराक को युद्ध में, ठीक है, हरा दिया, पराजित कर दिया। लेकिन यहाँ पे कमजोरी जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इराक में कानून व्यवस्था को अमेरिका स्थापित नहीं कर पाया। वहां की जो जनता थी वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, उसकी दखल अंदाजी और उसका खूब विरोध कर रही थी। नुकसान इसमें अमेरिका को भी हुआ था, उसके भी सैनिक मारे गए थे, इराक को भी हुआ था, उसके भी सैनिक मारे गए थे। ठीक है, अमेरिका युद्ध जीत जरूर गया, ताकत के दम पे जरूर अपना युद्ध जीत गया, लेकिन वहां राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में असफल रहा। तो एक तरह से ये इसको अमेरिका की एक कमजोरी माना जाता है कि मतलब जीत जरूर लिया पर वहां पे जो चाह रहा था वो नहीं कर पाया। ठीक है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पाया। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। एक टॉपिक और आपके इसमें जुड़ गया है सिलेबस में, यह है CIS। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि इसको हम हिंदी में स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल या स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल भी कहते हैं। आखिर ये क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको समझा देता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन जो था 1991 में हो गया था। और हाँ, यहाँ पे मुझे एक कमेंट याद आ गया, एक बच्चे का, किसी ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि सर आपने कभी किसी वीडियो में बताया था शीत युद्ध का दौर 1945 से 90, आपने किसी दूसरी वीडियो में 91 बताया है, और आपने बताया था कि बर्लिन की दीवार 89 में गिराई गई थी। तो ये सब अलग अलग, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन था। मैं आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। जर्मनी का एकीकरण जरूर हो गया, लेकिन सोवियत संघ पूरी तरीके से टूटा नहीं था। सोवियत संघ के जो 15 देश थे वो साथ में थे, उसमें से कुछ देश 1989 के बाद से अलग होने शुरू हो गए थे। ठीक है, 89 से लेकर 90 आया बीच में, और 90 से लेकर 91 आया। 91 में घोषणा हो गई कि सोवियत संघ खत्म, लेकिन शुरुआत 1989 हो गई थी। तो 89 से 90, 90 से 91, समझ गए ना क्यों कहा था? तो इस तरीके की चीजें होती हैं, आप इन चीजों पे ज्यादा घबराया ना करें, थोड़ा सा टॉपिक को समझा करें, क्लियर आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन जो है, आप सभी जानते हैं 1991 में घोषणा कर दी गई थी कि सोवियत संघ समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे में क्या हुआ, जब यूएसएसआर जो था, इसमें कितने देश होते थे सोवियत संघ में? आप सभी जानते हैं 15 देशों को मिला के यूएसएसआर बना हुआ था। तो ये देश अब
अलग हो गए हैं उससे, सोवियत संघ वाली व्यवस्था से, अब ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ऐसे में उसके बाद इन देशों ने सोचा क्यों ना, मतलब सभी देशों ने नहीं, 15 के 15 देशों ने नहीं, कुछ देशों ने, इन्होंने सोचा क्यों ना हम आपस में एक संगठन बना ले, ठीक है। एक ऐसा संगठन जहां पे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझा सकें, या फिर अपने जो व्यापार वाले रिलेशन है उसको सुधार सकें, या फिर ट्रेड और इसके लिए क्या बेहतर योजना बना सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक संगठन बनाया जिसको स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल या फिर CIS के नाम से जाना जाता है। तो ये इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था, ठीक है। इसका उद्देश्य, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं था जबरदस्ती की 15 के 15 देश शामिल होने हैं या किसी को जबरन शामिल होना है। जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहता है वो इस संगठन में शामिल हो जाए, ठीक है। तो इनमें से कुछ विघटन के बाद, कुछ देश विघटन के बाद इस संगठन में शामिल हो गए। अब यहाँ पे ना कई स्टोरी आपको मिलेगी, कई बुकों में आपको शुरू में 7 देश मिलेंगे, कहते हैं बाद में 3 जुड़े, फिर 10 हो गए, फिर कहते हैं 2 जुड़े, 12 हो गए, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि 10 देश थे लेकिन 2 और जुड़ गए तो 12 हो गए, ठीक है। कुछ बुक में ऐसा मिलेगा कि 12 सदस्य देश थे इसमें शामिल हुए थे। तो आपको यहाँ पे देखो इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक मोटा मोटा ये मान के चलना है कि इसमें कितने देश शामिल हुए थे CIS में। आप माने लगभग 12 देश इसमें शामिल हो चुके थे, और जो बाकी के जो 3 देश रहे थे वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो रूस फिर से दबाव बनाने की कोशिश करे, अब हम स्वतंत्र हैं USSR से, सोवियत संघ से, अब हम नहीं शामिल होना चाहते। तो इनको उसको संस्थापक देश के रूप में बना दिया गया और जाना जाता है, ठीक है। तो ये संगठन था, बहुत सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ भी इसमें ज्यादा आपको घुसना नहीं है ज्यादा टॉपिक के अंदर। अब बात कर लेते हैं उद्देश्य, कि ये जो CIS बनाया गया इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा। तो CIS का क्या उद्देश्य था? तो देखिए इसका उद्देश्य था कि आपसी एकता बनाए रखेंगे, ठीक है, आपस में एकता बनाए रखेंगे, व्यापार जो था उसको बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लेकर आएंगे, एक दूसरे के साथ मित्रता वाला व्यवहार, एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है, इस तरीके का व्यवहार, शांति व्यवस्था को स्थापित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी हथियार वगैरह कम, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, कम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये जो देश अलग हुए हैं ये सब सोवियत संघ में थे, और सोवियत संघ बर्बाद हो चुका था केवल एक वजह से, हथियारों की होड़, हथियारों की होड़, हथियारों की होड़ में लगा हुआ था वो। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब हम हथियारों की होड़ के पीछे नहीं भागेंगे, मित्रता रखेंगे एक दूसरे से, ठीक है, इस तरीके की ये नीति थी। तो ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने 3 टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। एक तो गल्फ वॉर का पहला प्रथम खाड़ी युद्ध, फिर गल्फ वॉर जो सेकंड है इराक वाला वो, और तीसरा जो CIS कंट्री है इसको कर दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से सर्च करो आप टेलीग्राम पे, आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, जुड़ जाओ। 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट आज की डेट में हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला वीडियो आपका क्या आएगा, आपको प्लेलिस्ट में लगा के दे दूंगा मैं, दोनों अरब स्प्रिंग पार्ट 1 पार्ट 2, और आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया न्यू सिलेबस CBSE के अनुसार, ठीक है।